एपिसोड 17। जबरू इस बात से बेखबर नहीं था कि मेरठ पुलिस को उसकी इत्तला मिल गई होगी और सड़क किनारे खड़े ट्रक से भी पुलिस अंदाजा लगा लेगी कि जबरू और कमाला इसी शहर में है। चनाचे वो बहुत ज्यादा मोहतात हो गया था। नाश्ता करते वो चाय खाने से उठा और एक गली में घुस गया। गली आगे जाकर एक दूसरे बाजार में निकल आई। ये छोटा सा बाजार था। जबरू के दिल में यह था कि किसी तरह वो मेरठ रेलवे स्टेशन से आगे लुधियाने की तरफ रेलवे लाइन पर निकल आए और वहां से पैदल चलकर मेरठ से लुधियाने की तरफ अगले स्टेशन से पंजाब के लिए गाड़ी पकड़ने की कोशिश करे, क्योंकि मेरठ रेलवे स्टेशन पर खतरा था। उसे मालूम नहीं था कि रेलवे स्टेशन किस तरफ है। उसने एक दुकानदार से स्टेशन का रास्ता पूछा और आगे चल पड़ा। जबरू इस हिसाब से चल रहा था कि स्टेशन से आगे निकल जाए। बाजार में लोग आ जा रहे थे, तांगे चल रहे थे। वो सड़क के किनारे किनारे हर तरफ से चौकस और बाखबर रहते हुए चल रहा था। धूप निकली हुई थी मगर मौसम खुशगवार था। आखिर जबरू को दूर से रेलवे सिग्नल नजर आ गया। वो मेरठ स्टेशन मगरिब की तरफ आगे निकल आया था। थोड़ी देर बाद वो रेलवे की पटरी के साथ साथ चल रहा था। ये रेलवे लाइन लुधियाना जालंधर की तरफ जाती थी। जबरू रेलवे लाइन के साथ 1 घंटा तक चलता रहा। अभी तक कोई छोटा मजाफाती स्टेशन नहीं आया था, मगर उसे दूर लाइन पर एक रेलगाड़ी नजर आई। वो सोचने लगा कि ये रेलगाड़ी क्यों खड़ी है। एहतियातन वो पटरी से उतर गया और नीचे खेतों में आ गया। जब वो रेलगाड़ी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि यह मुसाफिर ट्रेन नहीं बल्कि मालगाड़ी थी, जिसके कुछ डब्बे बंद थे और कुछ पर लकड़ी की गेलियां लदी हुई थी। मालगाड़ी काफी लंबी थी। दूर इंजन में से धुआं निकल रहा था। जबरू आगे चला आया। यहाँ उसे मालगाड़ी का गार्ड दिखाई दिया जो इंजन ड्राइवर के साथ खड़ा नीचे बातें कर रहा था। गार्ड ने बगल में सुर्ख और हरी झंडियां दबा रखी थी। जबरू रुक गया। उसने सोचा मालगाड़ी में वो महफूज होगा। ज़ाहिर है गाड़ी आगे किसी बड़े शहर की तरफ माल लेकर जा रही होगी। वो डब्बे पर लदे हुए लकड़ी के शतीरों में छुपकर बैठ सकता है। अब गार्ड इंजन ड्राइवर से अपनी बात खत्म करके वापस तेज तेज कदमों से अपने डब्बे की तरफ जा रहा था। जबरू की नजरों उसका ताक़ुब करती रही। जब गार्ड पीछे की तरफ काफी दूर चला गया तो वो पटरी पर चढ़ा और एक डब्बे के नीचे से गुजरकर दूसरी तरफ आ गया। फिर दो डब्बों के दरमियान बफरों पर पांव रखता वो मालगाड़ी के उस डब्बे पर चढ़ गया जिस पर लकड़ी के बड़े बड़े शतीर लदे थे। उन शतीरों को रस्सों से बांधा गया था, मगर उनके दरमियान इतनी जगह थी जहां जबरू छुप सके। इंजन ने विसल दिया। उसके साथ ही गार्ड की सीटी की भी आवाज आई और गाड़ी चरख चूं करती आहिस्ता आहिस्ता आगे खिसकने लगी। जबरू लकड़ी के शतीरों के दरमियान कोने की तरफ इस तरह छुप कर बैठ गया था कि जरा सा सर उठाकर बाहर का मंजर देख सकता था। गाड़ी धीमी रफ्तार के साथ चलती रही। कुछ दूर जाकर उसने रफ्तार पकड़ ली। पहला मजाफाती स्टेशन आया और मालगाड़ी वहां रुके बगैर आगे निकल गई। यहाँ जबरू को एक बहुत बड़ा मुगालता हो गया था। उसका ख्याल था कि अगला बड़ा शहर लुधियाना होगा। हकीकत में आगे अम्बाला था और उसके बाद लुधियाना आता था। मालगाड़ी अच्छी खासी तेज रफ्तारी से चल रही थी और जब अम्बाला छावनी का स्टेशन आया तो ट्रेन वहां बिल्कुल ना रुकी और उसके कुशादा यार्ड में से होती हुई आगे निकल गई। अम्बाला भी पीछे रह गया। जबरू उलझन में पड़ गया था। उसे शुबा था कि अगला स्टेशन लुधियाना होगा, लेकिन यहाँ भी उसे मुगालता हुआ, क्योंकि जिस स्टेशन को वो अम्बाला कैंट समझ रहा था वो असल में सहारनपुरन था। क्योंकि मालगाड़ी प्लेटफार्म की बजाय रेलवे यार्ड में से होती हुई गुजरती थी और उसकी रफ्तार तेज होती थी, इसलिए जबरू शहर का नाम कहीं ना बढ़ सका। मगर जब सूरज गुरूब होने से पहले मालगाड़ी की रफ्तार हल्की होती चली गई और एक कुशादा रेलवे यार्ड में एक जानिब रुक गई तो जबरू ने बाएं जाने प्लेटफार्म की ऊंची ढलानी छतों के दरमियान जालंधर सिटी लिखा हुआ साफ पढ़ लिया। वो बहुत खुश हुआ कि बगैर पुलिस मुकाबले के वो मेरठ से जालंधर पहुंच गया था। ये बात उसे मालूम थी कि वो जालंधर से बरास्ता होशियारपुर, जम्मू और फिर वहां से कश्मीर जा सकता है। वो मालगाड़ी के डब्बे से नीचे छलांग लगाकर उतर आया। बैठे बैठे उसके कूल्हे जुड़ गए थे। उसने 2-4 बैठकें खोली और रुकी हुई मालगाड़ी के डब्बे के नीचे से होकर दूसरी तरफ आ गया। उसने माहौल का जायजा लिया। उसे फिजा में कुछ खामोशी और सुकूत सा महसूस हुआ। रास्ते में जबरू ने 1-2 गांव से धुएं के बादल भी उठते देखे थे। जाहिर है कि वहां आग लगी थी और यह फसादात की आग ही हो सकती थी। दिन ढल रहा था। रेल की पटरी काफी ऊंची थी। नीचे एक बाजार था जो दूर था, खाली खाली सा था। सिर्फ एक तांगा दूर चला आ रहा था। मकानों पर भी खामोशी थी। एक पक्की सीढ़ी रेलवे लाइन से नीचे सड़क को जाती थी। जबरू खामोशी से सड़क पर उतर आया। उसने देखा कि सारी दुकानें बंद थी। वो बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ क्या हो गया। कोई आदमी नजर नहीं आता। वो मकान के नीचे से गुजरा तो ऊपर से किसी ने उसे आवाज दी, महाराज, पता नहीं है कर्फ्यू लगा हुआ है। अब जबरू समझा कि बाजार सुनसान क्यों है। यहाँ कर्फ्यू था। दूर से उसने गोरखे फौजी को देखा। उसके चौड़े गोरखाली हैट से जबरू ने उसे पहचाना कि वो गोरखा फौजी है।
जबरू जल्दी से गली में घुस गया। गली दूसरे बाजार में निकल गई थी। गली के कोने में एक मंदिर में से भजन गाने की आवाज आ रही थी। वो जल्दी से मंदिर में दाखिल हो गया। उसका ख्याल था कि फौजी उसका पीछा ना कर रहा हो। ये मंदिर एक मकान में बनाया गया था। रेवड़ी की छत से जंजीर के साथ टल लटक रहा था। आगे दरवाजा बंद था। भजन गाने की आवाज बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। दूसरा कोई रास्ता ना था। जबरू ने आहिस्ता से दरवाजे को धकेला। वो खुल गया। उसके नथनों में लोबान और अगरबत्तियों की तेज खुशबू घुस गई। ये एक तंग और नीम रोशन कमरा था जिसकी दीवार में सिंदूर में लिथड़ी हुई हनुमान की मूर्ति उभरी हुई थी। उसके आगे एक अधेड़ उम्र का मोटी तोंद वाला धोती पोश महंत बैठा था। उसने जनीफ पहन रखा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे और वो मुंह उठाए ऊपर भजन गा रहा था। जबरू को आते देखकर वो भजन गाते गाते रुक गया। कौन हो तुम? इस मोहल्ले के तो नहीं लगते। कहाँ से आए हो? जबरू ने आवाज और लहजे में थोड़ी सी आर्जी पैदा करते हुए कहा, दूसरे मोहल्ले का हूँ पुजारी जी। दिल्ली गया हुआ था। अभी स्टेशन से उतरा तो मालूम हुआ कि यहाँ कर्फ्यू लगा है। एक फौजी मेरे पीछे लग गया। मैं भागकर यहाँ आ गया। मेरा नाम राम प्रकाश है। महाराज, थोड़ी देर बैठने की आज्ञा दे दे। वो रखा इधर उधर हो जाएगा तो फिर चला जाऊंगा। जबरू ने देखा कि उस कमरे से एक जीना ऊपर वाली मंजिल को जाता था। पुजारी ने जीने से ऊपर को देखा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाहर डेवड़ी में जाकर बैठ जा, फिर चले जाना। तेरे कारण कहीं फौजी मुझे ही पकड़ कर ना ले जाए। एन उसी वक्त ऊपर से किसी की आवाज आई। कौन है जिससे बातें कर रहे हो? ये आवाज किसी मर्द की थी और बड़ी करक थी। उसके साथ ही एक औरत की चीख नुमा आवाज बुलंद हुई। चीख फौरन ही बंद हो गई। साफ लग रहा था कि किसी ने औरत के मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया है। जबरू ने सोचा कि यहाँ कोई उल्टा चक्कर चल रहा है। उसे इस चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। वो उठा और बाहर डेवड़ी में आकर एक तरफ दीवार के साथ लगकर बैठ गया। कोई नहीं, दूसरे मोहल्ले का आदमी है। कर्फ्यू में निकल आया था बेचारा, अभी चला जाएगा। पुजारी ने जीने की तरफ मुंह करके जवाब दिया। अंदर खामोशी छा गई। जबरू डेवड़ी में बैठा था। उसे खतरा लगा कि अगर कोई फौजी या पुलिस वाला गली में से गुजरा तो वो उसे देखकर हो सकता है पहचान ले। मूर्ति वाले कमरे में अब खामोशी छाई हुई थी। जबरू ने दरवाजा खोलकर जरा सा देखा। मूर्ति वाला कमरा खाली था। मूर्ति के आगे थाली में लोबान सुलग रहा था कि जीने पर से वही पुजारी उतरकर नीचे आ गया। जबरू ने जल्दी से सर पीछे कर लिया। पुजारी ने दरवाजा खोला और जबरू से बोला, राम प्रकाश, ऊपर आ जाओ। यहाँ किसी फौजी ने देख लिया तो वो पकड़कर ऊपर ले जाएगा। जबरू ने ऊपर से एक औरत की चीख नुमा आवाज सुनी थी। उसके दिल में खतरे की हल्की सी घंटी बजी। मगर वो बुनियादी तौर पर एक दिलेर आदमी था। फिर उसकी जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर भी था। फिर भी वो नाहक मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। वो जल्दी से बोला, महाराज, मैं यही ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। अरे मारे जाओगे। फौजी ले गए तो गोली मार देंगे। अभी कल इस मोहल्ले में एक मुसलमान को छुरा घोंपा गया है। जबरू ऊपर जाना नहीं चाहता था, मगर पुजारी ने इतना इसरार किया कि जबरू को ऊपर जाना ही पड़ा। ऊपर वाला कमरा भी छोटा सा था। चारपाई और दो कुर्सियां बिछी थी। कोने में नलका लगा था। नीचे बाल्टी रखी थी। दो हट्टे कट्टे बदमाश किस्म के हिंदू चारपाई पर बैठे थे और उनके कानों में छोटी छोटी मुंदरियां थी जो उस जमाने के हिंदू अक्सर पहना करते थे। दोनों ने जबरू को सर से लेकर पांव तक घूरा। एक हिंदू ने कहा, कौन हो तुम? जबरू ने वही कहानी दोहरा दी जो उसने पुजारी को सुनाई थी। इतने में अंदर से फिर एक औरत की घुटी घुटी चीख बुलंद हुई और किसी ने फौरन उसका मुंह बंद कर दिया। बाहर चारपाई पर बैठे दूसरे बदमाश ने गाली देकर कहा, हरामजादे, अपनी इस माँ का मुंह नहीं बंद कर सकते तुम। उसे हिंदू बदमाश ने जबरू को फर्श पर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गया। अब उसको एक उलझन सी लगी थी कि कहीं उस हिंदू ने पहचान न लिया हो कि यह इश्तिहारी मुलजिम जबरू है और इनाम के लालच में उसको गिरफ्तार करना चाहता हो। मगर जबरू उन तीनों से बड़ी आसानी से निमट सकता था। दूसरे हिंदू बदमाश ने पूछा, राम प्रकाश शुभ नाम बताया था ना तुमने अपना? जी हाँ, यही मेरा शुभ नाम है। ओ, ये क्यों नहीं कहते कि तुम सीआईडी के आदमी हो और पुलिस ने तुम्हें यहाँ भेजा है? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो नासिरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रकाश है, राम प्रकाश। दिल्ली से आया तो कर्फ्यू लगा था, रेलवे यार्ड से इधर उधर आया। अब हिंदू बदमाशों को क्या पता कि वो किससे बातें कर रहे हैं। जबरू भी उन पर अपना आप जाहिर करने की पोजीशन में नहीं था। वो तो सीधे साधे अंदाज में एक शरीफ हिंदू बनकर उनसे सिर्फ इतनी आज्ञा ले रहा था कि कुछ समय के लिए उसे मंदिर की डेवड़ी में बैठने की आज्ञा दे दे। मगर उन बदमाशों का वक्त पूरा हो चुका था। उनमें से एक हिंदू ने जबरू को माँ की गाली देकर कहा, तुम सीआईडी वाले हो। जबरू भूल गया कि उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ है और वो किस हालत में है। वो तड़प कर उठा। उसका हाथ जैकेट की जेब में गया और रिवॉल्वर की नाल से
धमाकों के साथ 2 शोले निकले और जिस बदमाश ने उसे गाली दी थी, उसके पेट में 2 गोलियां धंस गईं। खून के फव्वारे उबलने लगे। दूसरा बदमाश दहशतज़दा होकर अंदर भागने लगा। जबरू के रिवॉल्वर से तीसरी गोली निकलकर उसकी पीठ में घुस गई। वो मुंह के बल वहीं गिर गया। उसकी पुष्ट से भी खून का परनाला बहने लगा। कोठरी का दरवाजा एकदम खुला और वही पुजारी बाहर निकला और उसने शोर मचा दिया, मार डाला, मार डाला। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। जबरू उसे अपना एनी गवाही बनाना चाहता था। उसने पुजारी की गर्दन पर पिस्तौल रखकर चौथा फायर कर दिया। पुजारी की आधी गर्दन उड़ गई। जबरू पीछे हट गया। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि अंदर वाली कोठरी से एक पीले रंग की साड़ी वाली जवान लड़की, जिसके बाल बिखरे थे, ब्लाउज फटा था, खौफजदा होकर बाहर निकली और जबरू के पैरों पर गिर पड़ी। भरा जी, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे ना मारना। लड़की खूबसूरत थी और सिसकियां भर भर कर रोई जा रही थी। जबरू ने जल्दी से खिड़की में से नीचे गली में देखा। फायरिंग की आवाज साथ वाले मकानों में भी सुनी गई थी, मगर कर्फ्यू के डर से किसी ने अपनी खिड़की तक न खोली। गली भी सुनसान पड़ी थी। जबरू वहां से फरार जाना चाहता था और लड़की उसके पैरों से लिपटी हुई थी। भरा जी, मुझे यहाँ छोड़ के ना जाना, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। वाहिगुरु तेरी बहन की भी लाश रखेगा। वो समझ गया कि ये लड़की को सिख है, जिसे ये हिंदू बदमाश कहीं से उठाकर यहाँ ले आए थे। बाहर कर्फ्यू लगा है। मुझे गलियों गली अपने घर का रास्ता आता है। वाहिगुरु दवास्ता, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। चल उठ। वो सिख लड़की को लेकर गली में आ गया। लड़की आगे आगे गली में भाग रही थी। जबरू भी उसके पीछे था। लड़की दूसरी गली में जाकर रुक गई। मुझे अकेला न छोड़ना मेरे वीर, इन बदमाशों के साथी यहाँ भी मौजूद है। वो मुझे पकड़ लेंगे, वो यहाँ रहते हैं। तूने मुझे वीर कहा है, तब घबराती क्यों है? जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझ पे आंच नहीं आने दूंगा। जबरू ने उसकी कलाई पकड़कर कहा। लड़की उस तंग गली में सहमी हुई जबरू के साथ लगी तेज तेज चल रही थी। ऊपर मकान की खिड़कियों में से 2-3 औरतें नीचे देख रही थीं। लड़की इस तरह 2-3 तंग गलियों में से होती हुई एक ऐसे अहाते में आ गई जहां बैरियों के दरख्त लगे हुए थे। उस अहाते के सामने वाली दीवार में छोटा सा दरवाजा था। उस दरवाजे से निकले तो सामने खाल था। खाल के साथ साथ लड़की जबरू के साथ लगी चलती रही। वो बार बार पीछे देखती जाती थी। जबरू चूंकि इस इलाके में 3 कत्ल कर चुका था, इसलिए वो भी किसी जगह रूपोश हो जाना चाहता था। अभी तुम्हारा घर कितना दूर है? बस वो सामने ही है मेरे वीर। आखिर लड़की जबरू को एक टूटे फूटे से मकान में ले आई, जहां जिसके सहन में एक भैंस बंधी थी। कोठरी में आकर लड़की चारपाई पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। जबरू ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा। सारा इलाका सुनसान पड़ा था। यहाँ भी कर्फ्यू था। लड़की की आवाज कुछ ठीक हुए तो साड़ी के पल्लू से वह आंसू पोंछती हुई बोली, मैं अपने ताई के पास गुरुद्वारे में थी। मेरा वीर गांव गया हुआ था। आज सुबह मैं कुछ कपड़े लेने खाली मकान में आई तो इन बदमाशों ने मुझे जबरदस्ती अगवा करके गाड़ी में डाला और अपने मंदिर वाले मकान में ले गए। वाहिगुरु ने तुझे गुरुओं का अवतार बनाकर भेज दिया और मेरी इज्जत बच गई। तुमने उन तीनों का खून कर दिया। तुम पकड़े तो नहीं जाओगे ना मेरे वीर? जबरू अभी तक दरवाजे में से बाहर देख रहा था कि पुलिस या फौज तो इधर नहीं आ रही। आखिर मकान में फायरिंग हुई थी। मोहल्ले वालों ने फायरिंग की आवाज सुनी थी। तुम्हें किसी ने देखा नहीं? ये तीनों बदमाश थे। मोहल्ले के सारे लोग उनसे तंग आए हुए थे। कोई पुलिस को बयान नहीं देगा। जबरू अभी तक दरवाजे में खड़ा था और सोच रहा था कि यहां से निकलकर किस तरफ भागे। मेरे साथ मेरे ताई के पास गुरुद्वारे चलो। वो वहां ग्रंथी है। किसी की हिम्मत नहीं कि वहां आकर तुम्हें पकड़े। सारी सिख संगत उनके साथ है। जबरू ने सोचा कि यह ठीक है। उसका वक्त गुरुद्वारे में ग्रंथी के पास महफूज गुजर सकता है। वो उसकी हिफाजत भी करेगा और उसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। आखिर उसने उसकी बच्ची की इज्जत बचाई है। गुरुद्वारा यहाँ से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, मेरे साथ आओ। लड़की जबरू को साथ लेकर मकान के पिछले दरवाजे से निकली। एक प्राइमरी स्कूल की खाली ग्राउंड से गुजरकर दूसरी तरफ एक गुरुद्वारा था। गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर नहंग सिख बैठे थे। उनमें से एक नहंग ने तशवीश के साथ कहा, ओ जीतू, तू कितने चली गई थी कर्फ्यू में कुड़िया? और ये कौन है? लड़की का नाम जीत कौर था। ये मेरा धर्मी भाई है। फिर तेजी से वो गुरुद्वारे के अंदर चली गई। जबरू उसके साथ था। गुरुद्वारे का फर्श सफेद और स्याह टाइलों का था। कोने में एक छोटे से तख्त पर गिरंत साहब के पास एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला गिरंती सिख बैठा दबी जुबान में पाठ कर रहा था। वो वहां अकेला था। जीत कौर को देखा तो बोला, तूने इतनी देर कर दी, घर में क्या करने बैठी थी? जीत कौर अपने गिरंथी ताया के पांव पड़कर जारो कतार रोने लगी। गिरंथी ने ताजुब से पूछा कि क्या बात है और ये कौन है? तब जीत कौर ने सारा किस्सा बयान कर दिया कि किस तरह दयाला और तारा हिंदू गुंडे उसे अगवा करके ले गए थे और इस हिंदू नौजवान ने किस तरह उसकी जान बचाई और उन तीनों को कत्ल कर दिया।
गिरंती जल्दी से तख्त पर से उतर आया। तुम्हारा नाम क्या है? तुम जालंधर में कहाँ रहते हो? मेरा नाम राम प्रकाश है। जबरू ने फिर वही कहानी दोहरा दी। गिरंती तेज तेज कदम उठाता गुरुद्वारे के दरवाजे पर गया, जहां दोनों नहंग सिख सीढ़ियों पर बैठे थे। उनसे 1 मिनट तक बातें करता रहा। दोनों सिख दूसरी तरफ चले गए। गिरंती ने वापस आकर जबरू से कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरी बच्ची की इज्जत बचाई, मगर अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मेरे 2 नहंग सिख तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम फौरन अपने घर चले जाओ और इस हत्या के बारे में अपनी जुबान बंद रखना। बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। जबरू कहाँ जाता? उसका कौन सा घर था? उसको ख्याल है कि ये लोग उसके जेरबार और एहसानमंद हैं, उन्हें अपने बारे में बता दें, वो उसको पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। फिर सोचा कि उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। सरदार जी, बाहर कर्फ्यू लगा है, गोरखा फौज फिर रही है, बाहर जाने में खतरा है। जीत कौर ने एक तजवीज पेश की, जिसने जबरू को वहां से कर्फ्यू खुलने के बाद निकलने की मुसीबत से बचा लिया। उसने अपने ताए से कहा कि राम प्रकाश ने 3 खून किए हैं, लाशें अभी तक वहीं पड़ी होंगी, हो सकता है पुलिस उसकी तलाश में हो। पर जीतू पुत्र, इसको किसी ने देखा नहीं है, वो गली में तो कर्फ्यू लगा था, फिर पुलिस इसकी तलाश में क्यों होगी? लड़की कुछ याद करके बोली, ताया जी, जब हम दोनों साथ वाली गली में से गुजर रहे थे ना, तो मकान की खिड़कियों में से कुछ औरतों ने हमें देख लिया था। उनमें से एक हिंदू लड़की मेरी शक्ल से वाकिफ है। सरदार जी चौंक पड़ा। वो तब तो मुसीबत में फंस गई तू, पुलिस यहाँ भी आ जाएगी। तुझे उस गली में से नहीं गुजरना चाहिए था। अब क्या करूं? गिरंती साहब परेशानी के आलम में तख्त पर बैठ गए। जबरू और लड़की भी उसके पास ही फर्श पर बैठ गए। गिरंती कुछ देर के सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम अपने ताए मलखा सिंह के पास गांव चली जाओ। मैं अपने आदमी तुम्हारे साथ कर देता हूँ। वहां मलखा सिंह सब कुछ संभाल लेगा। पुलिस तुम्हारे चाचे से डरती है, आखिर उसकी बदमाशी किस रोज हमारे काम आएगी। लड़की जबरू की तरफ देखकर बोली, मगर ताया जी, गली में उन लड़कियों ने इसे भी देखा था कि शहर में रहा तो पुलिस इसको पकड़ लेगी। ठीक है, इसको अब अपने साथ मलका सिंह के डेरे पर ले जाओ। पर बाहर तो कर्फ्यू लगा है। वो कर्फ्यू खेतों में नहीं है, आगे जाकर कर्फ्यू खत्म हो जाता है। तुम ठहरो, मैं नहंगों को तैयार करता हूँ। गिरंती चला गया। जबरू को किसी हद तक इत्मीनान हो गया कि कम से कम वो शहर की खतरनाक फिजा से दूर हो जाएगा और फिर वहां से आगे कश्मीर तक जाने की तकदो कर सकेगा। गुरुद्वारे के पीछे 3 घोड़ियां तैयार कर दी गई। एक पर नहंग सिंह बैठा, दूसरी पर जीत कौर और तीसरी पर जबरू सवार हो गया। तीनों घोड़ियां गुरुद्वारे की हदूद से निकलते ही खेतों में हवा से बातें करने लगी। सिख घोड़ियों को महफूज रास्ते से खेतों खेतों लेकर जा रहा था। खेत पीछे रह गए। आगे एक नहर आई, फिर वो भी गुजर गई। अब घोड़ियां कच्चे मैदान में भाग रही थीं, जहां केकर के दरख्त कहीं कहीं नजर आते थे। एक छोटा सा कच्चे पक्के मकानों वाला गांव आकर गुजर गया। घोड़ियां एक बड़ी नहर की पटरी पर आ गई। नहर पर पहुंचकर नहंग ने घोड़ी की रफ्तार हल्की कर दी। अब वो दुल की चाल से चल रही थी। लड़की की घोड़ी जबरू की घोड़ी के पहलू में चल रही थी। जबरू खामोश था। मेरा चाचा इलाके का बड़ा मशहूर बदमाश है, मगर वो बड़ा शरीफ आदमी है। गांव की औरतों को अपनी माँ बहन समझता है। वो सिर्फ दारू पीता है, मिजाज का सख्त है, पर मन का बड़ा नर्म है। जबरू ने उसे कोई जवाब न दिया। घोड़ियां एक राजवा पर बड़ी नहर की पटरी से उतरकर टहलियों के दरख्तों में चलने लगी। दरख्तों का सिलसिला खत्म हो तो जबरू को दूर दरख्तों में घिरा हुआ गांव नजर आया। ये गांव भी पंजाब के आम गांव की तरह था। बाहर गंदा जौहर था, जिसमें 2 भैंसें गर्दनों तक डूबी बैठी थी। एक कुत्ता भौंकता हुआ उनकी घोड़ियों के साथ कुछ दूर तक भागा, फिर वापस चला गया। नहंग सिंह आगे आगे था। मलखा सिंह का मकान गांव के शुरू में ही पीपल के एक घने दरख्त के पास था। कच्चे सहन में एक भैंस बंधी थी, 2 चारपाइयां बिछी थी। मलखा सिंह घर पे नहीं था। उसका सिख नौकर या कामा घोड़ियों को देखकर कोठरी से बाहर निकल आया। जीत कौर और नहंग को देखा तो हाथ जोड़कर सत श्री अकाल कहा, घोड़ियों को संभाला। जीत कौर ने चाचे के बारे में पूछा तो नौकर बोला कि सरदार बाहर दूसरे गांव गया हुआ है, अभी आ जाएगा। लड़की और जबरू बाहर चारपाइयों पर बैठ गए। नौकर उनके लिए पीतल के गिलासों में लस्सी लाया। कच्चे सहन के हाथे में वो एक दरवाजा था जो बंद था। थोड़ी देर गुजरी होगी कि जबरू ने एक गुलाबी पगड़ी वाले सिख को आते देखा। वो मजबूत डीलडॉल वाला था और उसके कंधे पर बंदूक लटक रही थी। अहाते की कच्ची दीवार के ऊपर से उसका कमर तक का जिस्म ही नजर आता था। लड़की जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। नहंग ने कहा, मलखा सिंह आ गया है। जीत कौर ने दरवाजा खोल दिया। नौकर ने भागकर घोड़ी संभाली। मलखा सिंह अपनी भतीजी को देखकर मुस्कुराया और ठेठ दुआबे के लहजे में बोला, ओ कुड़िए, तू कहाँ आ गई? जबरू और सिख चारपाइयों से उठ खड़े हुए। मलखा सिंह ने जबरू पर एक गहरी निगाह डाली। कौन है? भाया,
मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। लड़की उसे कोठरी में ले गई। 1 मिनट बाद मलखा सिंह कोठरी के दरवाजे में नमूदार हुआ। उसने जबरू की तरफ घूर कर देखा, फिर झूमता झामता उसके पास आया और उसे सीने से लगाते हुए बोला, ओए जवान, तुम हिंदू हो, पर काम तुमने बहादुर सिखों वाला किया है। फिर जबरू के कंधे पर थापी मारी और अपनी एक मूंछ को मरोड़ा देते हुए कहने लगा, यहाँ तुम्हारी हवा की तरफ भी कोई नहीं देख सकता। वो बेफिक्र होकर रहो, जब मामला रफा दफा हो जाए तो चले जाना अपने घर। ठीक है सरदार जी। मलका सिंह की आंखें सुकड़ गईं। उसने जबरू की तरफ देखा। तुम्हारा लहजा इधर का नहीं, और जीत कौर ने कहा है कि तुम जालंधर के रहने वाले हो। असल मामला की है। असल में मेरी पैदाइश अमृतसर में हुई थी और मैं वहीं पला बढ़ा हूँ। फिर उसने नहंग से कहा, "और रास्ते में तुझे पुलिस ने तो नहीं देखा? वो मरना था किसी ने मेरी इस तरफ देखकर। मैंने पिस्तौल किस लिए रखा हुआ था?" मलका सिंह हंस पड़ा। अपने नौकर से बोला कि वो रोटी तैयार करे। फिर वो जबरू से बोला, राम प्रकाश, मेरे साथ आओ। वो जबरू को लेकर कोने वाली कोठरी में आ गया। यहाँ एक निवाड़ी पलंग बिछा था। सामने एक लोहे की कुर्सी भी थी। वो पलंग पर बैठा और जबरू को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। गली की औरतों ने तुमको देख लिया है। मेरी भतीजी जीतू को वो जानती है। उन्होंने पुलिस को बता दिया तो हो सकता है पुलिस जीतू को तलाश करती यहाँ जाए। वो जीतू को तो मैं समझा लूंगा। पुलिस तुमसे कुछ पूछे तो तुम कह देना कि मैनू कुछ नहीं पता। आले कत्ल यानी पिस्तौल जबरू के पास ही था। मलका सिंह ने पूछा, जिस पिस्तौल से तुमने दयाले तारे और उसके पुजारी दोस्त का कत्ल किया था, वो किथे है? जबरू पिस्तौल उसके हवाले नहीं करना चाहता था। वो बोला, वो तो मैंने रास्ते में गंदे नाले में फेंक दिया था। चलो चंगा किया तुमने, घबराओ नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। जीतू को तो मैं आज शाम ही करतारपुर के गांव में उसकी मासी के घर भिजवा दूंगा। तब जबरू ने कहा कि मैं भी होशियारपुर जम्मू की तरफ निकल जाना चाहता हूँ। वहां मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मैं उनके पास कुछ दिन रह लूंगा। वो तो ठीक है, पर आगे मुसलमानों के गांव है, कहीं वहां तुम पर हमला ना हो जाए। मैं अपना एक आदमी तुम्हारे साथ कर दूंगा। वो तुम्हें महफूज रास्ते से निकालकर होशियारपुर वाली सड़क पर छोड़ाएगा। अब तुम कोने वाली कोठरी में जाकर आराम करो। मैं जीतू को करतारपुर पहुंचाने का बंदोबस्त करता हूँ। जबरू कोने वाली कोठरी में आकर चारपाई पर लेट गया। मलका सिंह की बंदूक पलंग पर ही पड़ी थी। वो बाहर आ गया। जीतू पानी वाले पाइप के पास बैठी बर्तन धो रही थी। सिख नौकर भैंस के लिए चारा काट रहा था। मलका सिंह ने नौकर से कहा, और डेरे पर जाओ और दर्शन सिंह को बुला कर लाओ। नौकर ने टोका वहीं रखा और सहन के दरवाजे की तरफ बढ़ाई था कि अचानक पुलिस के 10-12 सिपाही दीवार फांदकर सहन में आ गए। उन्होंने राइफलें तान ली। दरवाजे में से एक सिख थानेदार तेजी से अंदर आया। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने कड़क कर कहा, मलका सिंह को हरकत न करना, वरना नाहक मारे जाओगे। जीतू साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछती हुई घबरा कर उठ खड़ी हुई। जबरू ने आवाजें सुनी तो बंद दरवाजे की दरज में से बाहर देखा। पुलिस को देखते उसने रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले लिया। मलका सिंह नहकता था, सरदार जी, तुम चाहते क्या हो आखिर? पुलिस ने मलका सिंह के नौकर और जीत कौर को मलका सिंह के पास ही जमीन पर बिठा दिया। दूसरे सिपाही मलका सिंह के सर पर राइफलें ताने खड़े थे। सिख थानेदार करीब आ गया। और मलके, और मैनू तेरे नाल कोई सरोकार नहीं है। हम तेरी भतीजी जीत कौर को ले जाने के लिए आए। क्यों, इसने क्या किया है? इसने 3 खून किए हैं, पर मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि ये फांसी नहीं चढ़ेगी। इसने इज्जत बचाने के लिए खून किए हैं, पर इसे हमारे साथ थाने चलना ही होगा। मोहल्ले वालों का कहना है कि इसके साथ एक आदमी भी था, हमें उसकी भी तलाश है। थानेदार ने अपने 2 सिपाहियों को इशारा किया। दोनों सिपाही सामने वाली कोठरियों की तरफ दौड़े। जो ही एक सिपाही जबरू वाली कोठरी में घुसा, फायर का धमाका हुआ और सिपाही चीख मारकर वहीं ढेर हो गया। पोजीशन लेकर फायर करो, थानेदार चिल्लाया। वो खुद भी एक तरफ हो गया और पिस्तौल से फायर कर दिया। सिपाहियों ने जबरू की कोठरी के अध खुले दरवाजे पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 4 सिपाही मलका सिंह और जीतू और उसके नौकर के सर पर राइफलें ताने खड़े थे। उनकी राइफलों के रुख मलका, जीतू और सिख नौकर की तरफ थे। 5 सिपाही फायरिंग करते हुए रेंगते हुए जबरू की कोठरी के दरवाजे के करीब पहुंच गए। अंदर से फायर नहीं आ रहा था। जबरू के रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली रह गई थी। क्या ये गोली मैं अपने सर में मार दूं? जबरू ने एक पल के लिए सोचा। वो जानता था कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो फिर उसके साथ क्या हशर होगा। जबरू ने रिवॉल्वर की नाली अपनी कनपट्टी के साथ लगा दी। सिख थानेदार बुलंद आवाज में चिल्लाया, बाहर आ जाओ। रिवॉल्वर की नाली जबरू ने अपनी कनपट्टी से लगा रखी थी। उंगली ट्रिगर पर थी। अचानक एक ख्याल की लहर उसके जहन से गुजर गई। नहीं जबरू, खुदकुशी मर्दों का काम नहीं।
ये इस्लाम में हराम है। जो होगा देखा जाएगा। उसने रिवॉल्वर कोठरी से बाहर फेंका और दोनों हाथ उठाकर बाहर निकल आया। थानेदार ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे उल्टी हथकड़ी डाल दो। जबरू के हाथ पीछे करके हथकड़ी डाल दी गई। ये पुलिस की भारी पार्टी थी। उनके नरके से बच निकलना नामुमकिन था। थानेदार ने जबरू को अभी तक नहीं पहचाना था कि ये वही नामी गिरामी डाकू और खूनी है जिसकी सारे शुमाली हिंदुस्तान की पुलिस को तलाश है। क्या तुम जीतू के साथ थे? जीत कौर को छोड़ दो। तीनों गुंडों का खून मैंने किया है। यही वो रिवॉल्वर है जिसकी गोलियों से जीत कौर की इज्जत बचाई है। थानेदार ने रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले लिया। मलका सिंह बोला, थानेदार, अब तुम कुड़ी को अपने साथ तो नहीं ले जाओगे ना? इसका थाने जाकर बयान लेना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी जमानत तो जाएगी। बेशक तुम भी हमारे साथ चलो। हत्यारे का इतराफ कर लेने से हत्या साबित नहीं होती। हमें ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करना पड़ेगी। पुलिस पार्टी जीतू और जबरू को साथ लेकर शहर की तरफ चल दी। मलका सिंह भी उनके साथ था। थाने में एक हेड कांस्टेबल ने जबरू को पहचान लिया। ओ, ये तो इश्तिहारी मुलजिम डाकू जबरू है। सिख थानेदार पर जो ही ये इंकशाफ हुआ, वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने उसी वक्त जबरू को बेड़ियां डलवा दी और हवालात में बंद करके बाहर 2 हवलदारों को पहरा लगा दिया। थानेदार ने जीत कौर का बयान लिया और उसे ये कहकर मलखा सिंह के साथ भेज दिया कि वो शहर से बाहर ना जाए। मलखा सिंह के लिए यह बड़ा हैरत अंगेज इंकशाफ था कि जिस जवान ने उसकी भतीजी जीत कौर की इज्जत बचाने के लिए 3 हिंदुओं की हत्या की थी, वो हिंदू नहीं बल्कि नामी गिरामी मुसलमान डाकू जबरू है। उसने थाने से बाहर आते ही जीत कौर से कहा, मैं पहले ही कहता था वो ये काम हिंदू नहीं कर सकता। ये तो जबरू निकला। जबरू के डाकू और कत्ल के मैंने बेशुमार किस्से सुन रखे हैं, पर यह बहुत बुरा हुआ। वो महज हमारे कारण फांसी चढ़ जाएगा। जीत कौर भी हैरान हो रही थी कि मंदिर में अचानक जबरू कहां से आ गया। वो सोचने लगी कि अगर उस वक्त जबरू वहां ना आता तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। तांगा आहिस्ता आहिस्ता गुरुद्वारे की तरफ जा रहा था। शाम हो रही थी और कर्फ्यू कुछ वक्त के लिए खोल दिया गया था। गुरुद्वारे में जीत कौर के ताया और मलखा सिंह के बड़े भाई गिरंथी ने जीत कौर को देखा तो उसे अपने सीने से लगाकर उसके सर पे हाथ फेरा। वाहिगुरु की बड़ी कृपा है कि तू आ गई। उस बहादुर जवान प्रकाश का क्या हुआ? बरा जी, जरा अंदर आओ। मलका सिंह अपने गिरंथी भाई को छोटी सी कोठरी में ले गया। बरा जी, वो राम प्रकाश नहीं बल्कि मशहूर मुसलमान डाकू जबरू था, पुलिस ने जिसके सर की कीमत लगा रखी थी। गिरंथी का मुंह खुले का खुला रह गया। वो की कह रहा है? क्या है सच है? बिल्कुल सच है बरा जी। मेरे सामने से बेड़ी पड़ गई है। पुलिस ने उसको थाने में पहचान लिया। उसकी तस्वीर यहाँ के अखबारों में भी छप चुकी है। गिरंथी सर को आहिस्ता से हिलाते हुए बोला, वाहेगुरु से फांसी से बचाए, वो हमारी इज्जत बचाते हुए पकड़ा गया है। मलका सिंह उठा और कोठरी से बाहर निकलते हुए बोला, बरा जी, जीत कौर को यहाँ अपने पास ही रखें और करतारपुर से मासी को बुला लें। पुलिस ने इसे शहर से बाहर जाने से रोक दिया है। हमारी बच्ची को तो कुछ नहीं होगा? बरा जी, इसे कुछ नहीं होगा। खून इसने नहीं किए। खून तो उस बहादुर और दिलेर मुसलमान जबरों ने किए हैं। एक सिख की बेटी, एक गिरंथी की बेटी की इज्जत बचाने के लिए, और एक हम है, ये गांव में मुसलमानों को कत्ल करते फिरते हैं। मलका सिंह जज्बाती हो गया। मैं जा रहा हूँ गांव डेरे पर। वो तेजी से गुरुद्वारे से बाहर निकल गया। बाहर उसकी घोड़ी मौजूद थी। वो घोड़ी पर बैठा, उसे एड़ लगाई तो घोड़ी शाम के मलगुजे अंधेरे में कच्चे रास्ते पर भागने लगी। डेरे तक पहुंचते पहुंचते मलका सिंह को रात हो गई। उसका वफादार साथी बदमाश दर्शन सिंह पहले से ही उसके लिए परेशान बाहर खड़ा बेचैनी से टहल रहा था। मलका सिंह को आते देखा तो बेताबी से आगे बढ़ा। वो की हो या मलके? मलका सिंह ने कोई जवाब न दिया। वो घोड़ी से उतरकर डेरे में आ गया। दर्शन सिंह उसके पीछे पीछे था। डेरे में 2-4 आदमी बैठे दारू पी रहे थे। मलका सिंह ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और गाली देकर कहा, नठ जाओ या तो। वो लोग दारू के गिलास वहीं छोड़कर सर खुजाते डेरे से बाहर निकल गए। डेरे का कच्चा हाथा था। नीम के दरख्त तले मोटे पायों वाला बहुत बड़ा मंजा बिछा था। मलका सिंह चारपाई पर आलती पालती मार के बैठ गया। दर्शन उसके सामने स्टूल पर बैठा। तुम बोलते क्यों नहीं? उन्होंने हमारी धीरानी को नहीं छोड़ा। वाहेगुरु दिसो, मैं बरसती गोलियों से उसे निकाल लाऊंगा। साड़ी धी साढ़े कोल आ गई है। मलका सिंह धीमे से बोला, मैं तो पहले ही कहता था, जब हत्यारा पुलिस ने पकड़ लिया है तो भी जीत कौर को थाने ले जाने का की मतलब है? फांसी तो उसको लगेगी ना, वो जो हत्यारा है। दर्शन सिंह, वो फायर नहीं लगेगा और फांसी नहीं चढ़ेगा। वो जानते हो वो कौन है? वो मुसलमान है। उसका नाम जबरू है। खूनी जबरू, दिलेर जबरू, डाकू जबरू।
दर्शन सिंह उसे तकता रह गया। मिल्खा सिंह बोलता गया, वो जबरू ने एक मुसलमान की औलाद होकर हमारी औलाद की, साड़ी धी की, हमारी सिख बहन की इज्जत बचाते हुए 3 गुंडों की हत्या की है। मलखा सिंह इतना बेगैरत नहीं कि अपनी धी की इज्जत बचाने वाले को फांसी चढ़ता चुपचाप देखता रहे। और मैं मर्द हूं, कोई ना मर्द नहीं। तुम चाहते क्या हो? मलखा सिंह ने चारपाई से पांव नीचे कर लिए और वास्कट के बटन खोलते हुए बोला, तुम बोतल खोलो, फिर बताऊंगा तुम्हें कि मैं क्या चाहता हूँ। दर्शन सिंह कोठरी के अंदर गया। वहां से लाल रंग के मशरूब से भरी हुई बोतल निकाल लाया। उसे खोलकर मशरूब तांबे के 2 गिलासों में उंडेल कर थोड़ा थोड़ा पानी डाला। एक गिलास मलखे को दिया और दूसरा अपने पास जमीन पर रख लिया। मलखा सिंह ने एक ही घूंट में मशरूब अपने हलक में उंडेल लिया। साफे से अपनी मूछें और बंधी हुई दाढ़ी पोंछते हुए बोला, दिल्ली तारे खड़क गई होंगी। जबरू ऐसे खूनी डकैत का पकड़े जाना कोई मामूली गल नहीं है। जलंधर पुलिस उसे अपने पास रखने का खतरा मोल नहीं लेगी। वैसे भी अगरचे जबरू ने जालंधर में 3 खून किए, पर वो दिल्ली पुलिस को मतलब है। ये लोग उसे बेड़ियां डालकर 1-2 दिन में यहाँ की कार्रवाई पूरी करके दिल्ली रवाना कर देंगे। ओ मलखिया, वो तू चाहता की है? ऐ दस मैनू। मलखा ने बोतल में से अपने गिलास में मशरूब डाला और बिना पानी के उसे खटाखट पी गया। दर्शन, और जबरू फांसी चढ़ गया ना तो मेरी सखी को पट्टा लग जाएगा। गुरु महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो कहेंगे, मलका, जिसने तेरी यतीम भतीजी की इज्जत की खातिर 3 बदमाशों की हत्या की, तू उसकी जान बचाने के लिए कुछ ना कर सका? तूने अपनी बदमाशी, अपनी दिलेरी किस दिन के लिए बचा के रखी हुई थी? दर्शन सिंह, वाहिगुरु दी सौ है मुझे, और तूने मेरा साथ ना दिया ना तो मैं अकेला जबरू को निकाल लाऊंगा, चाहे पुलिस गोलियों से मेरा सीना छलनी क्यों ना कर दे। और कुछ नहीं तो कम से कम मैं गुरु महाराज के सामने शर्मिंदा तो नहीं होऊंगा। डेरे पर रात का सन्नाटा छाया था। गांव खामोश था। दीवार के साथ लटकी हुई लालटेन धीरे धीरे जल रही थी। दर्शन सिंह ने अपना स्टूल थोड़ा सा आगे किया और मलखा सिंह की तरफ झुककर बोला, मलखा सिंह, और मैं तेरा यार हूं। तेरी धी मेरी धी, और तेरी बहन मेरी बहन। तेरे नाल जियाऊं, तेरे नाल मरूंगा, और मैं भी सिख सरदार का बालका हूं। तू गल कर, की करना चाहता है तू? मलका सिंह ने अपनी कमर में लटकी हुई कृपान को चूम लिया और फिर बोला, तू भी गुरुद्वारों की कृपाना को चूम दर्शन। दर्शन सिंह ने भी अपनी कृपान को चूम लिया। मैं गुरु तेग बहादुर की कसम खाकर कहता हूं कि जबरू को फांसी नहीं चढ़ने दूंगा, और मैं उसे पुलिस के कब्जे से निकाल लाऊंगा। क्या तू मेरा साथ देगा? और मैंने भी तेरे नाल कृपान चूमी है। यह सिक्खी का बहुत पवित्र निशान है, और मैं तेरे साथ, तेरे संग अपने सीने पे गोलियां खाऊंगा। मलका सिंह ने एकदम से दर्शन सिंह का कंधा पकड़कर दबाया और रीछ की तरह गुर्रा कर बोला, दर्शन सिंह, गोलियां हमारे दुश्मन खाएंगे, और मैनू पता है अंग्रेज डीएसपी दिल्ली से पुलिस पार्टी लेकर जबरू को ले जाने के लिए आएगा। मगर अब वो अंग्रेज अंग्रेज नहीं रहा। हिंदुस्तान आजाद होने वाला है। सबसे पहली गोली में अंग्रेज डीएसपी को मारूंगा। दर्शन सिंह, अपने जासूस भेजकर जालिंदर से पता कराओ कि जबरू किस रोज दिल्ली से ले जाया जाएगा। यहाँ जालिंदर में कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा क्या ख्याल है? दर्शन सिंह ने पूछा। मलखा ने अपने गिलास में मजीद मशरूब भरा और उसमें पानी उंडेलते हुए बोला, वो थे वो जिस थाने में ना, वहां इस समय पूरे शहर के थानों की पुलिस ने मोर्चे संभाल रखे होंगे। हम तो जालंधर और दिल्ली के रास्ते में ही कुछ कर सकते हैं। तो आज जरा जालंधर नस जा, वहां करतारे से मिलना। वो थाने का चूहा है, वो तुझे सब कुछ बक देगा कि जबरू को कब और किस तरह से दिल्ली ले जाया जाएगा। ठीक है, मैं भी कुछ देर तक निकल जाता हूँ। दर्शन सिंह खाना लेने घर चला गया। मिल्खा सिंह डेरे में अकेला मंजी पर बैठा अपनी मूछों को मरोड़ता रहा। उसका दिमाग मशरूब पीने के बाद हमेशा बड़ी तेजी से काम करता था। वो अपने जहन में स्कीमें तैयार कर रहा था कि अगर जबरू को पुलिस की लारी में बिठाकर दिल्ली ले जाया जाएगा तो वो क्या करेगा। अगर उसे रेलगाड़ी में ले जाया जाएगा तो उसे क्या करना होगा। जबरू के साथ पुलिस की भारी नफरी होगी। वो सामने निकलकर मुकाबला नहीं कर सकेगा। उसे कोई स्कीम तैयार करना होगी, कोई मंसूबा बनाना होगा। मलखा सिंह ख्याली ख्याल में जबरू को पुलिस के नरगे से निकलते देख रहा था। गोलियां चल रही थी। इतने में दर्शन सिंह चिंगेर में पराठे और मुर्गी ले आया। दोनों ने मिलकर खाना खाया। वो बातें भी करते रहे। मलका सिंह बार बार ताकीद कर रहा था कि इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बस ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहे। शहर में करतारे को भी ताकीद कर देना कि वो अपनी जुबान बंद रखे। अगर उसने किसी को बता दिया तो उसे मेरी तरफ से कह देना कि मैं उसे भून कर रख दूंगा।
रोटी खाने के बाद दर्शन सिंह घोड़ी पर बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गया। मलका सिंह ने डेरे से निकलकर जरा फासले पर बैठे हुए नौकरों को गाली देकर कहा, हरामजादो, बंद करो उस चक्के को। और गांव की सुनसान नीम रोशन कच्ची गली में से भूत भात अपने घर की तरफ चलने लगा। रात गुजर गई। दूसरे दिन कोई 10 बजे के करीब दर्शन सिंह शहर से वापस आ गया। मलका सिंह बेचैनी से उसकी राह देख रहा था। वो डेरे पर नहीं बल्कि अपने अकेले मकान में बैठा था। दर्शन सिंह को वो कोठरी में लाया। की खबर लायो? जबरू ने जालंधर में जो 3 खून किया है ना, पुलिस ने सवेरे सवेरे उसका चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया है। एसपी मकनलाल ने खुद चालान पेश किया है। अदालत ने उसी समय पुलिस को जबरू को 10 दिन का रिमांड दे दिया है। अब मामले है कि दिल्ली से एक अंग्रेज डीएसपी पुलिस पार्टी लेकर दोपहर को जालंधर पहुंचने वाला है। ये पार्टी जबरू को उसी समय वापस दिल्ली ले जाएगी। सब कार्रवाई वहीं होगी। सुना है कि जबरू का साथी कमाला भी है। वो पहले ही दिल्ली के हवालात में बंद है। वो तुझे ये पता करके आना था ना कि जबरू को यहाँ से किस समय और किस तरीके से ले जाया जाएगा। वो हमें तो 1-1 मिनट की पूरी रिपोर्ट चाहिए ना। इस तरह की हवाई बातों से हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ओ बापे, तू पहले मेरी पूरी गल तो सुन ले। वो तो जल्दी जल्दी सुनाओ ना। करतारे ने कहा है कि जबरू को रेलगाड़ी से नहीं बल्कि जेल की गाड़ी में दिल्ली ले जाया जाएगा। उसके आगे पीछे पुलिस की 2 गाड़ियां होंगी। पुलिस के पास काफी असला होगा। और करतारे का विचार है कि ये लोग जबरू को लेकर दोपहर के बाद कोई 3 बजे यहाँ से रवाना होंगे। अब बताओ, की कहते हो तुम? मलका सिंह गहरी सोच में डूब गया। फिर वो उठा, कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर सहन में निगाह दौड़ाई। फिर वापस आकर चारपाई पर बैठ गया। वो बड़ा बेकरार था। लगता था उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या करे वो? उसके दिमाग में एक तरकीब ने सर उभारा। वो दर्शन है, हम जालंधर लुधियाने के इलाके में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हमारी इतनी ताकत नहीं है। दूसरे, हम किसी और को अपने इस राज में शामिल भी नहीं कर सकते। तुम मुझे हिसाब लगाकर ये बताओ कि ये पुलिस पार्टी अगर यहाँ से दोपहर के 3 बजे चले तो उसको रात कहाँ पड़ेगी? दर्शन अपने जहन में हिसाब करने लगा। फिर बोला, रात तो पुलिस को मेरठ और अंबाले के दरमियान कहीं पड़ेगी। मगर नहीं, करतारे ने कहा था कि पुलिस पार्टी मेरठ की तरफ से नहीं बल्कि करनाल, पानीपत, सोनीपत की तरफ से जाएगी। इस हिसाब से उन्हें पानीपत और सोनीपत के दरमियान रात पड़ेगी। मलका सिंह उछल पड़ा। क्या तुम पूरे विश्वास से कह रहे हो कि पुलिस पानीपत, सोनीपत की तरफ से दिल्ली जाएगी? वो भापे, मैंने चंगी तरह याद है, करतारा ने यही किया था कि पुलिस की गाड़ियां करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत की तरफ से होती हुई दिल्ली जाएंगी। और इस गल को पुलिस ने इंतहाई राज में रखा है, जिसका इल्म सिर्फ करतारे को हो सकता था, क्योंकि करतारे का मामा पुलिस पार्टी में शामिल है और उसने अपनी कारवाली को बताया था, जहां से करतारे ने सुराग लगाया। मलका सिंह उठ खड़ा हुआ। वो दर्शन सैया, तेरी मुखबरी पर मैं दाव लगा रहा हूं। अब जो हो सो हो। वो पर कुछ मैनू भी तो दस दो। करनाल वाले जरनैल सिंह को तुम जानते नहीं हो क्या? दर्शन सिंह की समझ में सब कुछ आ गया। जरनैल सिंह करनाल का बस्ता बेका बदमाश था और कई खून करके कई बार जेल काट चुका था। इलाके में उसका बड़ा दबदबा था। पुलिस भी उसके डेरे पर जाने से पहले 3-4 बार सोचती थी। जरनैल सिंह बड़ा हाथ छुट था और बेवकूफी की हद तक दिलेर भी। मगर मलका सिंह, जरनैला हमारी की मदद करेगा। वो जबरू जेल की गड्डी में होगा। उसकी गड्डी के पीछे 2 सिपाही बैठे होंगे। गड्डी के आगे पीछे भी पुलिस की 2 गड्डियां होंगी। वो इत्थे जरनैला क्या कर लेगा? मलका सिंह ने अपनी बंदूक दीवार पर से उतारी, कारतूसों वाली पेटी कंधे पर डाली और दर्शन सिंह की तरफ देखे बगैर बोला, ओ ये गल्ला करने का अब टाइम नहीं रहा दर्शना। अब तू मेरे साथ निकल चल। पर हम जाएंगे कहाँ भापे? ओ तू डर रहा है क्या? ओ नहीं, मैं डरता नहीं, पर तू मैनू ये तो दस कि हम जा किथे रहे। मैं जितनी जल्दी हो सके जरनैल सिंह के पास करनाल पहुंचना चाहता हूँ। बस जिस तरह बैठो इसी तरह उठकर मेरे साथ चल पड़ो। दोनों घोड़ियों पर बैठे। मलका ने नौकर से कहा, कोई पूछे तो कह देना मैं होशियारपुर गया हूँ। उसने घोड़ी को एड़ लगाई और लुधियाने जाने वाली जरनैली सड़क का रुख पकड़ लिया। आधे घंटे में वो जालंधर शहर के बाहर वाले लारी अड्डे पर खड़े थे। घोड़ियों को उन्होंने तोताराम चाय वाले के आदमी के हवाले कर दिया था कि उन्हें डेरे पर पहुंचा दिया जाए। खुद एक लारी में बैठे और लुधियाना रवाना हो गए। तोताराम चाय वाले ने दोनों को लारियों में बैठते देखकर सोचा, आज ये दोनों किसी खास मार्ग पर जा रहे हैं। लुधियाना पहुंचने के बाद दूसरी लारी पकड़ी और पायल, खन्ना, सरहिंद और राजपुरा से होते हुए अंबाला पहुंच गए। अंबाले से उनका रूट करनाल की तरफ बदलता था। यहाँ से दूसरी लारी पकड़ी और शाहबाद और
कोरो कश्तर से निकलते हुए जब उनकी लारी करनाल के लारी अड्डे में दाखिल हुई तो रात हो चुकी थी। उन्होंने तांगा पकड़ा और सीधे जर्नैल के अड्डे पर पहुंच गए। जर्नैल सिंह ने मलखा सिंह और दर्शन को तांगे से उतरते देखा तो उठकर उन्हें बारी बारी गले लगाया। और कमाल कर देता भाई तुम दोनों ने। और मैंने उत्तरला क्यों दी? और मैं खुद चल के लारी अड्डे पे आता। जर्नैल सैया, बस गली कुछ ऐसी है और मेरे नाल अंदर आ, मलखा सिंह ने कहा। जर्नैल सिंह ने अपने आदमी से कहा, ओए झगड़ू, बोतल ले अंदर। तीनों डेरे के एक छोटे से कमरे में आ गए। यहाँ फर्श पर दरी बिछी थी और मैले मैले से गांव तकिए बिखरे पड़े थे। मलखा सिंह ने अपनी बंदूक रख दी, वास्कट के बटन खोले और तकिए के साथ टेक लगाकर बैठ गया। दर्शन सिंह भी खुलकर बैठ गया। जर्नैल सिंह उसके सामने आलती पालती मारे दरी पर बैठा था। उसने केसरी रंग की पगड़ी बांध रखी थी, उसी रंग का तहमन था। गले में सोने के बटनों वाली बोस्की की कमीज के ऊपर काले रंग की रेशमी वास्कट पहन रखी थी। खैर तो है, वजह कुछ परेशान लगती है। ओए मुखिया, ओ गल कर यार, सड्डे को लाके इस तरह मुंह बना के बैठने की लोड़ है? और गल बता, और कितने खून करके आ रहा है? मलखा सिंह ने गंभीर आवाज में कहा। जर्नैल सैया, खून नहीं किए पर करने हैं। झगड़ू बोतल और ग्लास लेकर अंदर आ गया। जर्नैल सिंह हंसकर बोला, ओ पहले जरा गला तर कर ले। ओ लगता है बड़ा लंबा सफर करके आ रहे हो। नहीं जर्नैला, आज शराब वराब दा कोई काम नहीं। मलखा सिंह ने आगे होकर ग्लास को परे कर दिया। जर्नैल सिंह ने नौकर को बाहर जाने का इशारा किया। छोटे से नीम रोशन कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जर्नैल सिंह ने बोतल परे रख दी। ओ मलखे, ओ खुलकर गल कर, कितने आदमियों को मारना है? मेरे पास इस समय इतना असला है कि तुम कहो ना, ओ तो पूरे मोहल्ले को भून कर रख दूं। तब मलखा सिंह ने शुरू से लेकर आखिर तक उसे सारी कहानी सुना दी। जर्नैल सिंह के होठ दाढ़ी मूछों के घने बालों में भींचे हुए थे। जब मलखे ने अपनी बात खत्म की तो जर्नैल सिंह ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। उस समय थोड़ा रह गया मलखे, बस, और मेरे नाल चलो। जर्नैल सैया, मामला संगीन है और चंगी तरह सोच समझ लो। हमने एक बार ये कदम उठा लिया ना तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ डेरे पे हमारी लाशें भी ना आ सके। जर्नैल सिंह ने मलखा सिंह के गले में अपना बाजू डाल दिया और जोर से भींच कर बोला, और मलखा सैया, लाश तो एक दिन कहीं ना कहीं गिरनी है, और तेरे लिए गिरे तो वाहेगुरु की फतेह बोलूंगा। जर्नैल सिंह ने उसी वक्त डेरे पर अपने आदमी बुला लिए, उनको सारी बात समझाई। उनमें असलहा तकसीम किया और सबको करनाल और कैराना के दरमियान एक खास जगह पहुंचने की हिदायत करके अलग अलग टुकड़ियों में रवाना कर दिया। ये कुल 10 आदमी थे। उनका काम ही पुलिस मुकाबला करना था। वो सब जर्नैल सिंह के वफादार साथी और छटे हुए बदमाश थे। उन सब ने पी रखी थी। मलखा सिंह ने जर्नैल सिंह से कहा, ये दारू ना पिए होते तो चंगा होता। इतनी तो हम सब हर समय पिए होते। तुम देख लेना, ये पुलिस की लाशें गिरा देंगे। अगली और पिछली पुलिस की टुकड़ियों में से एक भी बच के नहीं जाने पाएगा। चलो चलो, जल्दी निकल पड़ो, रात गहरी हो रही है। वो पुलिस पार्टी कुछ ही देर में करनाल पहुंचने वाली होगी। हमें वी मिल आगे जाकर उन्हें वीरान इलाके में जाकर घेरना है। जर्नैल सिंह ने मलखा सिंह और दर्शन सिंह को भी नई राइफलें और मैगजीन दिया और एक पुरानी फौजी मगर मजबूत जीप में सवार हो गए। जर्नैल सिंह खुद ड्राइव करा था। आधे घंटे में उनकी जीप एक खास मकाम पर पहुंचकर सड़क से उतरी और एक तरफ दरख्तों में आकर रुक गई। जर्नैल सिंह के आदमी यहाँ पहले से पहुंचे हुए थे। उसने जीप अपने एक आदमी के हवाले की और बोला, पीछे जाओ, पुलिस गाड़ियों को देखते स्पीड में यहाँ आकर खबर करो। वो आदमी जीप भगाता वो पीछे की तरफ चल दिया। जर्नैल सिंह ने अपने आदमियों से पूछा, तुम लोगों ने दरख्त काटकर कहाँ छुपाया? केकर के एक दरख्त को काटकर उसके आदमियों ने सड़क के साथ ही एक तरफ डाल दिया था। उसने दर्शन सिंह और मिल्खा सिंह के साथ रात के अंधेरे में दरख्त को देखा जिसका तना काफी लंबा था। दर्शन सिंह के दिल में शक सा पैदा हो गया था कि शायद वो अपने मिशन में कामयाब ना हो सके। जर्नैल सिंह के आदमियों पर उसे भरोसा नहीं था कि वो पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग के आगे ठहर सकेंगे, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। अब तो अपनी जान की बाजी लगाने का वक्त आ गया था। वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दर्शन सिंह ने मलखा सिंह के सामने इस खदशे का इजहार किया। मलखा सिंह राइफल की नाल पर हाथ फिरते हुए बोला, दर्शन है, अब इस कल को भूल जा। मैंने तो छाल लगा दी है, तेरे लिए अभी समय है। वो वापस जाना चाहता है तो बेशक चला जा। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकूंगा। दर्शन सिंह ने बड़े जोर से कहा, ओ मलखिया, वो की कह रहे हो? हम मुकाबला करेंगे। वो जबरू को छुड़ाने के लिए सरधड़ की बाजी लगा देंगे, और अगर वक्त पड़ा ना तो फिर मेरी लाश तुमसे पहले गिरेगी।
जर्नैल सिंह तारों की धुंधली रोशनी में आगे आगे जा रहा था। वो ये की बातें कर रहे हो मलिका? चिंता क्यों करते हो? मेरे ये सारे आदमी कई पुलिस मुकाबले कर चुके हैं। वो अंधेरे में केकर के दरख्तों के नीचे बैठ गए। जर्नैल सिंह ने आसमान की तरफ देखा, फिर एक नजर करनाल की तरफ और जर्नैली सड़क पर डाली। फिर अपने आदमियों से बोला, वो अपने अपने मोर्चे संभाल लो। खबरदार, जब तक मैं फायर ना करूं कोई गोली ना चलाए। जब मेरा फायर सुनो तो याद रखो, पुलिस की अगली और पिछली गड्डियों पर फायरिंग करनी है। दरमियान वाली गड्डी में अपना आदमी होगा। अब जाओ। जर्नैल सिंह के आधे आदमियों ने सड़क की एक जानिब और बाकियों ने सड़क की दूसरी तरफ मोर्चा संभाल लिया। चंद लम्हे बाद ही जीप की आवाज आई। जर्नैल सिंह ने मलखे से कहा, चंदू आ गया। जीप तेजी से आकर खड़ी हो गई। उसमें से जर्नैल सिंह का आदमी छलांग लगाकर उतरा। पुलिस की गड्डी आ रही है जी। वो कितनी गड्डियां हुए? 3 है, एक आगे, दूसरी पीछे, बीच में जेल की गड्डी है। सरदार जी, पुलिस की नफरी ज्यादा लगती है। जर्नैल सिंह ने उसे गाली देकर कहा, हरामजादे, वो तेरे को डर लगता है तो जा, चला जा अपनी माता के पास। मैंने तो वैसी खबर दी सरदार जी। जर्नैल सिंह ने चिल्लाकर कहा, धरा सड़क पर डाल दो। दोनों तरफ से आदमी उठकर दरख्त के पास गए और उसे खींचते हुए सड़क पर ले आए। फिर उन्होंने दरख्त को सड़क के ऐन दरम्यान में लाकर इस तरह डाल दिया कि दरख्त का एक सिरा सड़क के एक किनारे से और दूसरा सिरा दूसरे किनारे से बाहर निकला हुआ था। दरख्त की टहनियां ऊपर तक उठी हुई थी। अब चुप कर बैठ जाओ। खबरदार, जब तक मैं फायर ना करूं तुम में से कोई फायर ना करे। मेरे फायर पर आगे पीछे की दोनों गाड़ियों पर फायर खोल देना। अब खामोश। जर्नैल सिंह, दर्शन सिंह और मलखा सिंह ने भी सड़क के नीचे एक तरफ औंधे मुंह लेटकर मोर्चे संभाल लिए। मलखा सिंह का दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे जर्नैल सिंह के आदमी अनाड़ी और भाड़े के टट्टू लगते थे। अगर उसे कुछ उम्मीद थी तो अपने साथी दर्शन सिंह से थी। वो जानता था कि दर्शन सिंह उसके साथ अपनी जान लड़ा देगा। मलखा सिंह ने खुद अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वो अपने मोहसिन जबरू को हर कीमत पर पुलिस के शिकंजे से निकालकर अपने साथ ले जाना चाहता था। सड़क पर करनाल की तरफ से पुलिस की अगली गाड़ी की रोशनी पड़ी। जर्नैल सिंह ने बुलंद आवाज में कहा, खबरदार हो जाओ, वो पुलिस आ गई है तो। राइफलें तन गई। आंखें सड़क पर करीब से करीब आती हुई रोशनी पर जमी हुई थी। अंग्रेज डीएसपी यूं ही पुलिस पार्टी लेकर नहीं चल पड़ा था। उसे रास्ते में जबरू के आदमियों के मिलने का खतरा था। वो खुद अगली पुलिस गाड़ी में पिस्तौल हाथ में लिए बैठा गाइड कर रहा था। अगर कोई देसी आदमी होता तो शायद वो सड़क पर पड़े हुए दरख्त के करीब लाकर गाड़ी खड़ी करता, मगर अंग्रेज डीएसपी जाग रहा था। उसे अपनी ड्यूटी का एहसास था। उसने दूर से सड़क पर पड़ा हुआ दरख्त का तना देख लिया और ड्राइवर को फौरी तौर पर गाड़ी रोकने का हुक्म दिया। ब्रेकें लगी और एक के बाद एक तीनों पुलिस गाड़ियां सुनसान सड़क पर रुक गईं। जर्नैल सिंह गाली देकर बोला, तेरी माँ दी, वो गड्डियां पीछे रुक गई हैं। उन्होंने अपनी राइफलों के रुख गाड़ियों की तरफ कर दिए। डीएसपी तेजी से उतरा और गाड़ियों को सड़क से उतारने का हुक्म देकर झुका झुका दौड़कर उस गाड़ी के पीछे आ गया जिसमें जबरू पाबा जंजीर सर झुकाए ऊँग रहा था। गाड़ियों को रुकते देखकर जबरू समझ गया कि कोई गड़बड़ है, मगर ये गड़बड़ क्या हो सकती है इसका उसे इल्म न था। यहाँ तो उसका कोई हिमायती भी न था। उसकी मदद को कौन आ सकता था? जरूर आगे सड़क टूटी होगी, मगर सिपाहियों की घबराई हुई आवाजों से उसको अंदाजा हुआ कि आगे यकीनन डाकुओं ने सड़क ब्लॉक कर रखी है। पुलिस की गाड़ियों को सड़क से उतरते और सिपाहियों को अंधेरे में छलांगे लगाते देखकर जर्नैल सिंह ने फायर कर दिया। फायर की आवाज पर उसके साथियों ने फायर खोल दिया। गोलियां पुलिस की गाड़ियों को छलनी करने लगी। दूसरी तरफ से पुलिस ने भी अंधेरे में पोजीशनें लेकर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों के धमाकों से जबरू को यही लगा कि डाकुओं ने इन गाड़ियों को मुसाफिर लारियां समझा होगा और अभी भाग जाएंगे। उसके ख्याल में डाकू पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अंग्रेज डीएसपी ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और रेतीली जमीन पर खुश्क झाड़ियों में रेंगता हुआ पीछे से उस जगह पर आ गया जहां आगे सड़क के किनारे जमीन पर औंधे पड़े जर्नैल सिंह, दर्शन सिंह और मलखा सिंह फायरिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ से पुलिस अपनी पोजीशनों से बराबर फायरिंग किए जा रही थी। डीएसपी रेंगता हुआ दोनों सिपाहियों के साथ मलखा सिंह वगैरह के अकब में आगे बढ़ने लगा। सितारों की धुंधली रोशनी में उसे जमीन पर 3 इंसानी साए नजर आ रहे थे। जर्नैल सिंह, मलखा सिंह और दर्शन सिंह की राइफलें अंधेरे में पुलिस की गाड़ियों पर गोलियां बरसा रही थीं। उन्हें इल्म न था कि उनकी फायरिंग से कोई सिपाही जख्मी हुआ या मरा भी है कि नहीं। सामने की तरफ से भी जर्नैल सिंह के आदमी फायरिंग कर रहे थे। मलखा सिंह ने कहा, जर्नैले, वो अत्थे पटाखा चलाने से कुछ नहीं होगा। मैं गड्डियों की तरफ बढ़ने लगा हूँ। जेल की गड्डी को मैं पहचानता हूँ, जबरू उसी गड्डी में है। फिर जवाब का इंतजार किए बगैर वो उठा और झुककर गाड़ियों की तरफ दौड़ा। उसका ख्याल था कि उसके अकब में कोई नहीं है। डीएसपी और उसके साथी कांस्टेबलों ने एक झुके हुए इंसानी साय को गाड़ियों की तरफ दौड़ते देख लिया था। मलखा सिंह गोलियों के धमाकों में अभी 6-7 कदम ही चला होगा
कि पीछे से यके बाद दीगरे 3 गोलियां आकर उसकी पीठ में लगी और उसके पेट और सीने को फाड़ती हुई निकल गई। मिल्खा सिंह वहीं गिरकर हलाक हो गया। दर्शन और जर्नैल सिंह ने उसे गिरते देख लिया था। दर्शन सिंह ने गला फाड़कर सत श्री अकाल का नारा लगाया और मिल्खे की तरफ लपका। वो अपने दोस्त की खून में लथपथ दम तोड़ती लाश के पास पहुंचा ही था कि एक गोली आगे से और 2 पीछे से उसके जिस्म को छलनी करती गुजर गई। वो चकराया और खुद भी खून में लथपथ होकर मिल्खा सिंह के पास ही गिर पड़ा। जर्नैल सिंह ने जब ये सूरत हाल देखी तो अपनी राइफल का रुख पीछे की तरफ किया और गोलियां चलाने लगा, मगर पीछे से अंधाधुंध गोलियां आ रही थी। जर्नैल सिंह भाग कर सड़क की दूसरी तरफ कूद गया। उसके आदमियों में से कुछ अंधेरे में पुलिस का दबाव महसूस करके फरार हो गए। जर्नैल सिंह ने मैगजीन भरा और फायर शुरू कर दिया। अब उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो किस पर गोलियां चला रहा है। पुलिस कटे हुए दरख्त की तरफ बढ़ने लगी थी। गोलियां दरख्त से टकराकर फट रही थी। जर्नैल सिंह ने सर नीचे कर लिया। उसके बाकी साथी भी जान बचाकर भाग गए। फिर वो अकेला रह गया। वो उस वक्त तक अकेला फायरिंग करता रहा जब तक राइफल की आखिरी गोली भी फायर न हो गई। पुलिस उसके सर पे पहुंच गई। वो अकेला रह गया। वो नहत्ता था, मगर वो एक दिलेर और बहादुर सिख था। उसने सत श्री अकाल का जिगर शगाफ नारा लगाया और पुलिस के आदमियों पर छलांग लगा दी। जाहिर है वो जिंदा कैसे बच सकता था। सिपाहियों ने उसे भून के रख दिया। जर्नैल सिंह ने अपने वचन, अपने अहद और अपनी दोस्ती की लाज रख ली थी। जब डीएसपी उसकी लाश पर पहुंचा तो जर्नैल सिंह वाहिगुरु को प्यारा हो चुका था। अंधेरे में उसका दाढ़ी और मूछों के बालों से भरा भरा सुर्खो सफेद मुर्दा चेहरा एक अजीब सी चमक दे रहा था। मरना तो एक दिन सभी को है, मगर जो अहद का पास करते हुए अपनी जान कुर्बान करते हैं वही मौत को शिकस्त देते हैं। अब कहीं से फायर नहीं हो रहा था। डीएसपी ने गाड़ियों को आने का हुक्म दिया। अपनी नफरी के बारे में पूछा। ये एक इत्तेफाक था कि पुलिस का एक भी सिपाही जख्मी नहीं हुआ था। डीएसपी के हमरा जालंधर पुलिस का जो एसएचओ जा रहा था, उसने अगली गाड़ी की बत्तियों की रोशनी में लाशों को देखकर कहा, सर जी, वो ये डाकू नहीं थे, ये जबरों के आदमी लगते हैं। ये हमला सोची समझी स्कीम के तहत हुआ है। डीएसपी ने जर्नैल सिंह, मिल्खा सिंह और दर्शन सिंह की लाशों की तरफ इशारा किया कि इन लाशों को गाड़ी की छत पर रख दिया जाए। जर्नैल सिंह के साथियों में से सिर्फ एक आदमी पुलिस की फायरिंग का निशाना बना था। वो भी इसलिए कि उसने जरा बहादुरी से काम लेते हुए सर उठाकर पुलिस की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की थी। 2 कांस्टेबल जबरू की बंद गाड़ी में पायदान के पास आमने सामने राइफलें लिए बैठे थे। जबरू ने पूछा, क्या ये कोई डाकू थे? वो चुप करके बैठा रहे, डाकू ही थे, भाग गए हैं। कांस्टेबल ने कहा। सड़क पर से दरख्त हटा दिया गया और पुलिस की गाड़ियां आगे दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। पिछली गाड़ी की छत पर जर्नैल सिंह, मिल्खा सिंह और दर्शन सिंह की लाशें पड़ी थी। उनकी पथराई हुई आंखें आसमान पर जमी थी और जबरू इस बात से बेखबर था कि जिस सरदार की भतीजी की उसने गुंडों से इज्जत बचाई थी, वो खुद उस पर कुर्बान हो गया था। दिल्ली पहुंचते पुलिस ने जबरू को बड़ी जेल की एक कोठरी में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर हैम्फ्री ने उसी वक्त जेल में जबरू को देखा। वो ये तसल्ली करना चाहता था कि पुलिस ने जबरू को ही पकड़ा है या नहीं। मुगालते में कोई किसी दूसरे मफरूर मुलजिम को तो नहीं पकड़ लाया। जबरू के पांव की बेड़ियां कोठरी में खोल दी गई थी, मगर बाहर बड़ा सख्त पहरा था। हैम्फ्री ने जबरू को देखते पहचान लिया। वो चंद लम्हे जबरू को घूरता रहा, फिर बैद को अपनी हथेली पर आहिस्ता आहिस्ता मारता वहां से चल दिया। जर्नैल सिंह, मिल्खा और दर्शन सिंह की लाशों को मुर्दा खाने में रखवा दिया गया। बाद अज़ा करनाल पुलिस और जालंधर पुलिस के मुतल्लिका अफसरों को दिल्ली तलब करके जर्नैल सिंह, मिल्खा सिंह और दर्शन सिंह की लाशें दिखाई गईं। उन्होंने लाशें पहचान ली कि ये उनके इलाके के बस्ता बे के बदमाश हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद करनाल और दिल्ली रवाना करवा दिया गया। उसी रोज लिली और पामिला को पता चल गया कि जबरू को जालंधर में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस दिल्ली ले आई है। दूसरे रोज ये खबर अखबारों में भी जबरू की तस्वीर के साथ छपी। कमाला भी उसी जेल में बंद था। उसे जब जबरू की गिरफ्तारी का पता चला तो उसे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि एक आदमी तो किसी न किसी तरह कोई तरकीब लड़ाकर या अपनी जान की बाजी लगाकर जेल से फरार होने की कोशिश कर सकता था और दूसरा बाहर रहकर उसकी मदद भी कर सकता था, मगर अब तो दोनों ही जेल में बंद थे। जबरू ने जालंधर में जो 3 खून किए थे उनका चालान जालंधर की अदालत में पेश हुआ और मुकदमा जालंधर की अदालत में चल रहा था। यहाँ जबरू को रिमांड पर लाया गया था। दिल्ली में भी उस पर डाके और कत्ल के कई केस दर्ज थे। पुलिस जबरू को दिल्ली से बाहर भिजवाने के हक में नहीं थी, लेकिन कानूनी तकाजे भी पूरे करने जरूरी थे। जबरू से जालंधर वाले कत्ल के सिलसिले में इंस्पेक्टर हैम्फ्री ने पूछगछ की तो जबरू ने फौरन एतराफ कर लिया और कहा कि जालंधर के रेलवे लाइन पार वाले मोहल्ले में उसने 3 हिंदू गुंडों को कत्ल किया है। क्या तुम्हारी उनसे कोई पेशा वराना दुश्मनी थी? हैम्फ्री ने पूछा। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने तो उस रोज उन्हें पहली बार देखा था।
तो फिर तुमने एकदम उन तीनों को कत्ल क्यों कर दिया? एंग्लो इंडियन पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने पूछा। जबरू ने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरा। तो एक लड़की की इज्जत लूटना चाहते थे, मगर वो लड़की तो सिख थी और तुम मुसलमान हो। इज्जत सब धी बहनों की सांझी होती है। मेरा मजहब इस्लाम मुझे धी बहनों की इज्जत करना और इज्जत की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर देना सिखाता है। क्या तुम मौत से नहीं डरते? अगर मैं मौत से डरने लगूं तो ना अपनी इज्जत बचा सकता हूँ और ना दूसरों की इज्जत की हिफाजत कर सकता हूँ। और फिर मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी और से नहीं। जबरू का अदालती बयान जालंधर में होना जरूरी था, लेकिन दिल्ली का कोई पुलिस अफसर उसे दिल्ली से ले जाने की जिम्मेदारी पर तैयार न था। लेकिन कानून का तकाजा पूरा करना भी जरूरी था। आखिर जालंधर से थानेदार मक्खन लाल की सरकर्दगी में एक पुलिस पार्टी जबरू को लेने दिल्ली पहुंच गई। चूंकि जबरू मुतादिद मुकदमात में दिल्ली पुलिस को भी मतलूब था, इसलिए दिल्ली से भी एक पार्टी अंग्रेज डीएसपी की क़यादत में साथ जाने के लिए तैयार कर दी गई थी। जबरू ने चूंकि इकबार जुर्म कर लिया था, इसलिए रिमांड की अब कोई जरूरत नहीं रही थी। वैसे भी दिल्ली पुलिस जल्द अज जल्द जबरू को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहती थी। चनाचे एक रोज जबरू को पाबा जंजीर करके ट्रेन के एक बंद डब्बे में पुलिस पार्टी के साथ जालंधर रवाना कर दिया।